अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। और आज का मेरा जो ये स्पेशल वीडियो है ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोगों को मैं हमेशा सोशल मीडिया फैमिली क्यों कहती हूँ आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगी। और सबसे पहले ये कि मैंने क्यों यूट्यूबिंग का रास्ता अपनाया। वो लोग जो ये समझते हैं कि मैं सिर्फ एक यूट्यूबर हूँ उनको बताऊँगी कि मैं इसके अलावा और क्या काम करती रही हूँ, और वो लोग जो समझते हैं कि मैं एक मीडिया पर्सन हूँ उनको पता ही नहीं है कि मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। और ये भी बताऊंगी कि मैं कैसे एक यूट्यूबर बनी, क्या मैं बाय विल बनी या मैं एक्सीडेंटली बन गई या ये सिर्फ एक इंसिडेंट था। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप लोगों ने मुझे इतने कम वक्त में इतना प्यार दिया है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा यूट्यूब के ऊपर। और आज मैं अपना सारा जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, पूरे 1,50,000। और मैं बताऊंगी कि किस तरह से पहले जब मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे तो मैं क्यों वीडियो नहीं बना सकी थी, हालांकि मैंने पूरी तैयारी करके रखी हुई थी। शायद मैं वो वीडियो भी बना चुकी थी लेकिन मैंने उसको डिलीट कर दिया। ये सब बातें आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलें लेट स्टार्ट द वीडियो। लेकिन पहले आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि इतने कम वक्त में मेरे माशाल्लाह इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए कि इतने बड़े बड़े नाम जो यूट्यूब पर आए और अपना आप नहीं मनवा सके, उनको शायद उस तरह प्यार नहीं मिल सका। लेकिन मुझे आप लोगों की जो प्यार और सपोर्ट मिली उसने मुझे इतना हौसला दिया कि मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। तो लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड फ्रॉम मी, थैंक्स अ लॉट अगेन। चलें अब शुरू करते हैं पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं कि मैं यूट्यूबिंग की तरफ कैसे आई। सबसे पहले तो आप सब लोग जानते हैं कि मैं जियो न्यूज़ के साथ एक प्रोग्राम खबरनाक करती थी। और मोस्टली ऐसा होता है कि जो मीडिया पर्सन्स हैं, आप इनके जो शोज़ देखते हैं आप समझते हैं कि आधे घंटे का या 1 घंटे का जो शो है ये 1 घंटे में ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके पीछे जो मेहनत है वो कई कई घंटों की होती है। लेकिन फिर भी मोस्टली जो चैनल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लेते हैं मेकअप करने में और जाने आने में। ये समझ लें कि टोटल मिला के 5 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन खबरनाक एक ऐसा प्रोग्राम था जिसके अंदर तकरीबन 14 घंटे डेली लगते थे। और सबसे बढ़कर ये इतनी हैक्टिक इसलिए रूटीन थी क्योंकि 4 सेगमेंट्स होते थे शो के, और चारों सेगमेंट्स में मेरा डिफरेंट एक वेरियस कैरेक्टर्स होते थे। हर बार मुझे मेकअप चेंज करना पड़ता था, गेटअप चेंज करना पड़ता था, और एक बहुत मेहनत तलब ये काम था। तो ऑब्वियसली जो इंसान 14 घंटे काम करके घर आएगा, इतनी लेट आएगा, तो उसके पास इतना टाइम तो नहीं है कि वो यूट्यूबिंग कर सकेगा। हुआ ये कि पिछले साल अचानक से, क्योंकि मैं पिछले 5.5 साल से जियो न्यूज़ के साथ प्रोग्राम खबरनाक कर रही थी, तो मैं बहुत बोर हो गई थी अपनी रूटीन से। हालांकि लोग मेरी बहुत तारीफ़ करते थे और मुझे बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। मैंने 1000 कैरेक्टर्स परफॉर्म किए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इतने कैरेक्टर्स आज तक किसी एक्ट्रेस ने इतनी एज में नहीं परफॉर्म किए जो मैंने किए थे। मुझे जितनी भी अप्रिसिएशन मिलनी थी वो मुझे मिल चुकी थी, लेकिन मैं बहुत थक चुकी थी काम कर कर के। और डेली 14-14 घंटे। सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ हर्ट करती थी वो ये थी कि मेरी फैमिली में कोई भी अगर फौतीदगी हो जाती थी, कोई फंक्शन आ जाता था, तो मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी। मुझे बहुत दुख होता था कि मेरे फैमिली मेम्बर्स जाते थे लेकिन मैं नहीं जा सकती थी। सबसे ज़्यादा दुख मुझे तब हुआ जब मेरा एक कज़न, जो कि तकरीबन 13 साल से बाहर के मुल्क में किसी वजह से बेचारा फंस गया था, उसका कोई मसला चल रहा था, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता था। वो 13 साल के बाद आया और वो हमारे घर पे बैठा था और वो चाहता था कि वो मुझसे मिले। लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली और मैं उसको नहीं मिल सकी, और वो मुझे मिले बगैर ही चला गया। और उसने जाके मुझे फ़ोन किया, बड़े गिले शिकवे हुए ये वो। तो फिर मैंने ये सोचा कि ऐसे काम का क्या फ़ायदा कि जिसमें लोग तो ठीक है मुझे पसंद कर रहे हैं, लेकिन जिसमें मेरा अपना आप स्पॉइल हो रहा है। तो फिर फाइनली मैंने अपने प्रोग्राम से माज़रत कर ली। उनको मैंने कहा कि भाई 1000 कैरेक्टर्स तो ऑलरेडी मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ, अब मज़ीद मैं और क्या करूँगी। तो ठीक है, वैसे भी इसमें एक और चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी कि मैं ड्रामाज़ में काम कर रही थी, और तकरीबन 15 ड्रामाज़ मैं कर चुकी थी जब मैंने जियो को ज्वाइन किया था। तो फिर उसके बाद मैं बीच में बस बड़ी मुश्किल से 2 ड्रामास करके आई कराची में। एक ड्रामा मेरा नक्कारा खुदा के नाम से था, जो कि अभी ऑन एयर नहीं हुआ। तो दूसरा ड्रामा मेरा एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे चलता रहा जिसका नाम था भंवर।
अच्छा जी, थोड़े एपिसोड तकरीबन 13 एपिसोड्स मैंने किए, उसके बाद फिर से मुझे इजाज़त नहीं मिली, छुट्टी नहीं मिलती थी। खैर वो करते कराते, अच्छा एक चीज़ थी जो पिछले 5.5 साल में मैं करती चली आ रही थी और अनइंटेंशनली कर रही थी। वो ये थी कि डेली बेसिस पे जब मैं शूट से घर आती थी तो रात के काफ़ी हम लेट आवर्स में काम करते थे। तो जब मैं घर आती थी तो मैं जैसे ही खाना खाने लगती थी, तो खाना खाते ही मेरा एक काम होता था कि मैं यूट्यूब सामने खोल के बैठ जाती थी और डिफरेंट लोगों को देखती रहती थी। जो मेरे इंटरेस्ट के वीडियोस होते थे वो मैं देखना शुरू कर देती थी। और मज़े की बात यह है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम्हें भी यूट्यूबिंग करनी चाहिए, बट मैंने कभी सीरियसली इस बारे में नहीं सोचा। मैं लोगों के वीडियोस देखती रही, उनको व्यूज़ देती रही, लेकिन मैंने कभी सीरियसली नहीं सोचा कि मैं एक यूट्यूबर बन सकती हूँ। फाइनली जब मैंने जियो न्यूज़ छोड़ा तो मेरे जहन में यही बात थी कि थोड़े दिन मैं रेस्ट करूँगी, तकरीबन 1-2 महीना रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं अपने ड्रामास की तरफ मूव कर जाऊँगी और वापस अपनी मॉडलिंग स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो गया और उन्हीं दिनों में कोरोना आ गया। मैं बहुत शदीद बीमार भी हो गई। पहले मैं डर गई कि खुदा न खास्ता मुझे क्या है, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक थी। अच्छा जी, ये सब करते कराते मैंने सोचा कि अब लॉकडाउन आ गया है और इस लॉकडाउन के बीच में मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं यूट्यूबिंग करूँगी। अच्छा, इसमें ये था कि मैं सोशल मीडिया पे वैसे एक्टिव थी, लेकिन मेरा जो फ़ैन पेज है फ़ेसबुक का, ज़ुनैरा माहम के नाम से, मैं उस पे ज़्यादा एक्टिव रहती थी और अपने फ़ैन्स के साथ बातचीत करती रहती थी। अब हुआ ये कि सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड करने वाली थी कि मेरा जो चैनल है वो किस मकसद के लिए होगा। मतलब हर चैनल एक ख़ास पर्पज़ के लिए होता है, मतलब कुकिंग के लिए है या टोटकों के लिए है या किस चीज़ के लिए है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस, मॉडल, एक होस्ट हूँ, तो मैं लोगों से बातचीत करूँगी एक्टिंग के हवाले से। मैं लोगों को एक्टिंग स्किल्स सिखाऊंगी और मैं उनको बताऊंगी कि मीडिया में आप कैसे आ सकते हैं। इसके अलावा मैंने सोचा था कि मैं ब्यूटी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो बनाया करूँगी। तो फाइनली मैंने ज़ुनैरा माहम अपने ही नाम से यूट्यूब चैनल बना लिया। इस पे शुरू में मैंने कुछ व्लॉग्स डाले, मैंने कुछ ब्यूटी टिप्स डाली, लेकिन हुआ क्या कि बिल्कुल स्टार्ट में मुझे इसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन मैं हर्ट नहीं थी। बिल्कुल स्टार्टिंग डेज़ थे और मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इवन कि मुझे ये भी पता नहीं था कि वीडियो अपलोड कैसे करनी है। अनफॉर्चुनेटली मैंने एक एडिटर हायर किया और वो एडिटर, यकीन करें कि मेरा एक्सपीरियंस था कि वो इतना चवल बंदा निकला कि वो पैसे ले लेता था लेकिन वो वीडियो एडिट नहीं करके देता था। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, और इस तरह से मुझे एक फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो गई। मुझे लगा कि फ़ेसबुक पे तो फ़ौरन मैं वीडियो बनाती हूँ और मैं अपने जो लोग हैं उनके साथ लाइव भी आके बात कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं कहाँ इस चक्कर में पड़ गई हूँ कि एक तो मैं यूट्यूब करती रहूँ, ऊपर से मैं इसके जो 4000 आवर्स हैं वो पूरे करती रहूँ, टारगेट पूरी करती रहूँ। शुरू में मैं लाइव भी नहीं आ सकती थी यूट्यूब पे, तो बड़े मसले मसाइल हो रहे थे। खैर मैंने काम नहीं छोड़ा, मैं काम करती रही। बीच में एक टोटके लगा रही थी, बीच में मैंने स्टोरीज नरेट करना शुरू कर दी, व्लॉग्स लगाने शुरू कर दिए। तो फाइनली मैंने अपनी एक्टिंग को, क्योंकि बताया आपको कि लोगों को बताना चाहती थी, तो उसके हवाले से मैंने कुछ डमीज़ करना शुरू कर दी। मैंने अपने प्रोग्राम में बहुत सारी मीरा की जो कैरेक्टर्स हैं, मिमिक्री है उसकी, मैंने मीरा की बहुत की थी। तो मैंने मीरा के ऊपर कुछ एपिसोड्स किए, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे लगाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा चैनल अब भी लोगों की नज़र में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो स्लो एंड स्टडी विन द रेस। लेकिन हुआ क्या कि उन्हीं दिनों में एक दिन मैं घर पे बैठी थी और मैंने देखा कि लॉकडाउन के हवाले से लोग जो है ना वो मास्क वगैरह बनाना शेयर कर रहे थे, सैनिटाइज़र्स के बारे में बता रहे थे। तो मैंने भी लोगों को बताना शुरू किया, लेकिन अब की बार भी मुझे कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर क्या हुआ कि खलीलुर रहमान कमर जो हैं उनका झगड़ा हुआ मारवी सरमद के साथ, और पूरे मुल्क के अंदर एक बात, एक टॉपिक, एक बहस छिड़ गई कि मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी वाली जो ख़ातिन हैं वो क्या सोचती हैं। मैं भी व्यूवर के तौर पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख रही थी। उसी दौरान मुझे खलीलुर रहमान कमर साहब का फ़ोन आया। मैं आपको बताती चलूँ कि वो मेरे मोहसिन हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब वो मुझे ये कहते हैं कि मैं उनकी वो आइडियल लड़की हूँ जिसको देखकर या जिसको सोचकर वो ड्रामा लिखते हैं। तो खलीलुर रहमान कमर साहब मेरे बारे में ऐसी बात करते हैं, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, क्योंकि इतने अच्छे राइटर हैं और वो मुझे हमेशा बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बहरहाल
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ये कि जब ये पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में ये बात फैल गई मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की, तो अचानक बैठे बैठे मैंने सोचा कि जैसे मैं लोगों के साथ सोशल मीडिया पे बात करती हूँ, उनके साथ कांटेक्ट में रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने बारे में शेयर करूँ कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के बारे में मेरे क्या ख़्यालात हैं। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, और वुड यू बिलीव कि उस वक्त घर पे कोई भी नहीं था, और मैंने सर में ऑयल लगाया हुआ था जैसे आज लगाया हुआ है, इसी तरह से पोनी बनाई हुई थी, और बैठे बैठे अचानक से मैंने अपने बारे में एक बात की मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के हवाले से। तो मुझे लगा कि ये वीडियो इस तरह का नहीं है कि मैं किसी एडिटर को देके इसे एडिट करवाऊँ, तो मैंने उसको ख़ुद से ही एडिट करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती थी तो मैंने उसमें बड़े भंड मारे। हुआ ये कि वो बार बार ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाता था, और मैं समझती थी कि वो डेल हो जाता है। तो बार बार आप यकीन करें कि उस वीडियो को एडिट करने के चक्कर में मैं पूरी रात बैठी रही, और करते करते यानी आप ये समझ लें कि शाम 8 बजे मैंने वो वीडियो बनाया, और सुबह के 4 बजे जाकर वो वीडियो मुझसे एडिट हो पाया, क्योंकि मुझे आता नहीं था एडिट करना। अच्छा, उसमें एडिटिंग क्या करनी थी? एडिटिंग ये करनी थी कि बात तो मैं कर रही थी, लेकिन मैं चाहती थी कि जैसे जैसे मैं बात करूँ साथ साथ बैनर्स जो यानी इनके जो नारे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के, वो साथ साथ चलें। थंबनेल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझे बनाना आता था। फाइनली क्या हुआ कि आखिरकार वो वीडियो एडिट हुई, और सुबह के 4 बजे मैंने उसको लगाया और मैं सो गई। जब मैं सुबह उठी तो मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। ज़िंदगी इस तरह से बदल चुकी थी कि सुबह 4 बजे वीडियो पोस्ट करके मैं सो गई, और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरा वीडियो जो है वो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है, और सिर्फ 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर उस वीडियो के ऊपर 12 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। और मैं देखती हूँ कि रात रात के अंदर मुझे 33,000 सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, और उसी रात के अंदर अंदर मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए ऑटोमेटिकली चला जाता है। और मैं देखती हूँ कि बड़े बड़े राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मेरी इंडस्ट्री के लोग, सब लोग मुझे फ़ोन्स करते हैं, और मैं तो नॉर्मली सो के उठी थी, मुझे तो पता भी कुछ नहीं था, और सब लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया उसमें मज़ाकरात के लोग थे, दुनिया टीवी के लोग थे, एक्सप्रेस के लोग थे, जियो के लोग थे। बड़ी खुशी हुई जब खलीलुर रहमान कमर साहब ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था लड़की तुम्हारी सोच, मैं जानता ज़रूर था, मैं कहता था, लेकिन तुमने बहुत अच्छा बोला, और वेल डन, कीप इट अप, और हमेशा जैसी तुम हो वैसी तुम रहना। तो फिर उसके बाद मैंने खामोशी इख्तियार की। अच्छा, उसके बाद फिर से मैंने कुछ 1-2 ब्यूटी व्लॉग्स और अपनी जो नॉर्मल रूटीन थी उसके मुताबिक वीडियोस बनाए, लेकिन हुआ क्या कि उसे लोगों ने फिर एक्सेप्ट नहीं किया। अब मैं जब भी कोई पॉलिटिकल बात करती थी, या पॉलिटिकल सटायर बेस्ड, या कोई भी ख़बर के हवाले से बात करती थी, न्यूज़ के हवाले से बात करती थी, पॉलिटिक्स के हवाले से बात करती थी, तो मेरे वीडियोज़ को अप्रिसिएशन मिलती थी। जैसे ही मैं लोगों के साथ ब्यूटी के हवाले से बात करती थी, जो कि मेरा एक जॉनरा भी था, मैं एक्ट्रेस भी थी, तो वो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग मुझसे पॉलिटिकल सटायर बेस्ड चीज़ें चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि मैं पॉलिटिकल एनालिसिस करूं। और यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती चलूं कि शुरू में लोगों को शायद ये प्रॉब्लम भी हुआ होगा कि एक्ट्रेस है, मॉडल है, होस्ट है, लेकिन पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाली तज्जिया निगार या तज्जिया कार नहीं है। लेकिन मेरी जो डिग्री है वो पॉलिटिकल साइंस में है। मैंने मैस कम्युनिकेशन जो है वो उसके ऊपर मेरा अबूर है। मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है, मैस कॉम जर्नलिज्म के हवाले से मैंने पढ़ा है, और बहुत सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पे 5.5 साल एक न्यूज़ चैनल के साथ कनेक्टेड रहने की वजह से, सहाफ़ियों के साथ 24 घंटे घिरे रहने की वजह से मैं ख़बर का कीड़ा बन गई थी। आप यकीन करें कि हमारा जो शो था ख़बरनाक, बेशक वो एक कॉमेडी सटायर बेस्ड शो था, लेकिन वो कॉमेडी भी ख़बर के ऊपर होती थी, न्यूज़ के ऊपर होती थी। हम लोगों को हर वक्त पॉलिटिकली अवेयर रहना पड़ता था। प्रोग्राम में जाने से पहले मैं पूरे अखबारात खंगाल के जाया करती थी, सारी ख़बरें जाके हम अपने प्रोड्यूसर्स के साथ शेयर किया करते थे, और वो हमारे साथ शेयर करते थे। उनको हम जाके बताते थे, हम जो कैरेक्टर परफॉर्म करते थे, हमें पता होता था कि ये डमी जो है ये आजकल पॉलिटिकली कितनी एक्टिव है। तो पॉलिटिकली मुझे ये चीज़ें करने में बहुत आसानी थी, क्योंकि मेरी डिग्री थी, मेरा सब्जेक्ट था। सबसे बड़ी बात ये कि कोई ख़बर आती थी तो उसकी ऑथेंटिसिटी पता करने के लिए जितने भी सहाफ़ी थे, ये सब लोग मेरे साथ इन कॉन्टैक्ट थे, तो मैं इनको डायरेक्ट फ़ोन करके पता करती थी। फिर इसी तरह से मेरा चैनल जो है वो लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया मेरा जिस मेरी मर्ज़ी के बाद, फिर मैंने पॉलिटिकल एनालिसिस करना शुरू कर
दिए और मैंने चैनल के 2 हिस्से बना दिए। मतलब ये कि मैंने अपने 2 चैनल्स बना दिए। एक मेरा चैनल ज़ुनैरा माहम के नाम से, जिस पे आप लोग अभी मुझे देख रहे हैं, और इस पे मैंने पॉलिटिकल एनालिसिस करना शुरू कर दिया। इस पे मैंने स्टोरी टेलिंग और व्लॉग्स के लिए इसको मुख्तस कर दिया। लेकिन दूसरा चैनल जो मेरी ब्यूटी के हवाले से था, ब्यूटी, हेल्दी लाइफस्टाइल, फिटनेस से रिलेटेड, वो मैंने बनाओ सिंगार विद ज़ुनैरा माहम के नाम से बना लिया। तो अब जितनी भी ब्यूटी और फिटनेस की वीडियोस हैं वो मैं वहाँ पोस्ट करती हूँ, और जितनी भी मेरी पॉलिटिकल सटायर बेस्ड मेरे प्रोग्राम्स होते हैं वो सब मैं यहाँ पर करती हूँ। यहाँ पे आपको इंटरव्यूज़ भी सुनने को मिलते हैं, यानी ह्यूज वैरायटी आपको यहाँ पे मिलती है। बहरहाल इस तरह से समझ लीजिए कि मेरी डेस्टिनी जो है वो आप ही लोगों ने डिसाइड की। आप ही लोगों ने चाहा कि मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल एनालिसिस करूं। आप ही लोगों ने चाहा कि मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक्स आप सुनना चाहते हैं वो शेयर करूं। फिर मुझे याद आता है कि मेरे वीडियोस को इतना प्यार मिला। ज़ूबिया मीर वाला टॉपिक मैंने कवर किया, मैंने लोगों के इंटरव्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर आई। औरिया मकबूल जान साहब का इंटरव्यू किया, उनके घर पे गई, आपको पसंद आया। मुबशिर लुकमान के साथ किया। फिर आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों के लिए सिंथिया डिरिची ने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो मैंने आपके सामने रखे। रेहाम ख़ान की किताब का पूरा खुलासा मैंने आपके सामने रखा। उस वीडियो को आप लोगों ने बेइंतहा प्यार दिया। तो इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रही। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आकर जब मुझे देखते हैं तो नीचे कमेंट करते हैं कि आप किसी की चुगली क्यों कर रही हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म होता है उसमें ये होता है कि आपने ख़बर सबसे पहले लोगों तक पहुंचानी होती है। अगर हम ये देखेंगे कि ये चुगली है तो फिर वो खबर नहीं रहती है। आप उसे चुगली कह रहे हैं, हम उसे सबसे पहले आप तक खबर पहुंचाना कहते हैं। मिसाल के तौर पे तलाल चौधरी का जब मामला पेश आया तो सबसे पहले वो वीडियो मैंने बनाया था, और वो खबर, वो हकाइक, वो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर आई। अच्छा, सिंथिया डिरिची के जो इल्ज़ामात थे उसके बारे में जो चीज़ें थी वो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर आई। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई वो था उज़्मा ख़ान वाला केस, जिसमें मलिक रियाज की जो बेटी हैं वो जब गई और वो जो भी मामलात हुए थे, तो आपको पता है कि वो ख़बर आप तक कैसे पहुंची। मैं आपको बताती हूँ। वो ख़बर ऐसे पहुंची कि सबसे पहले मैं अपने घर पे मौजूद नहीं थी, मैं कहीं पर गेस्ट गई हुई थी, और वहाँ पर मुझे पता चला कि ये टॉपिक है। और यकीन कीजिए कि मेरे पास ना तो माइक था, ना मेरे पास ट्राइपॉड था कि मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, ना वहाँ पे प्रॉपर लाइट थी, तो मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने कुछ हकाइक इकट्ठे करने के लिए पहले मैंने अपनी रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद फिर मैंने जो डिफरेंट हमारे सहाफ़ी हजरात होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, उनको फ़ोन किया। फिर हमारे एक ख़बरें जो अखबार है उसके जो हमारे एक सहाफ़ी हैं, बड़े मेहनती इंसान हैं, उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे होशरुबा इंकशाफात शेयर किए कि मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपका नाम लेकर ये चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा नाम मत लीजिए, लेकिन जो ख़बर वो बता रहे थे वो बिल्कुल ऑथेंटिक इसलिए है कि मैं उनको काफ़ी सालों से जानती हूँ, वो बिना तस्दीक के कोई ख़बर शेयर नहीं करते। तो वहाँ से फिर मैंने वो ख़बरें शेयर करना शुरू की। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये कि उन्होंने ही मुझे बताया कि उज़्मा ख़ान का ताल्लुक़ जो था वो बाज़ार हुस्न से था। जब मैंने लोगों को ये बताया तो पहले तो बड़ी गालियाँ वालियाँ पड़ी, लोगों ने कहा आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब लोगों ने तस्दीक करना शुरू कर दी, सब लोगों ने मुझे देख के वीडियोस कॉपी करना शुरू कर दिए। और एक बड़ी ही मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि सबसे पहले वीडियो मेरा आया, और यकीन कीजिए कि बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मेरा वीडियो देख के सारी कॉपी की। और लोगों ने ये कमेंट करना शुरू कर दिया मुझे कि देखें वो फ़लाँ एंकर पर्सन ने वीडियो बनाया था, आपने शायद उनकी कॉपी की। जबकि हकीकत ये थी कि मेरा वीडियो उनके वीडियो से 2-3 दिन पहले आ चुका था। तो मेरा वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो चुका था, मेरा जो भी वीडियो आता था वो वायरल हो जाता था। अब हुआ ये कि बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे लोग जो हैं वो, क्योंकि हम लोग सब एक ही पार्ट ऑफ फैमिली समझ लीजिए, हम एक्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये सब लोग एक ही मीडिया इंडस्ट्री के लोग हैं। तो सब लोगों ने मुझे ऑफ़र किया कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के लिए काम करें, हमारे साथ मिलके जॉइंट वेंचर करें, हमारे साथ मिलके काम करें। लेकिन मेरे आगे 2 रास्ते थे।
एक ये कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है, यानी आपने देखा होगा कि आपने मुझे कभी फॉर्मली नहीं देखा होगा कि मैं बड़ी तैयार होके और चेयर पे बैठ के या अपना बड़ा फ्रेम बनाकर या मैं बड़ा शूट के अंदाज में आपसे बात करती हूँ। नहीं, मैं आप लोगों के दिलों में घर करना चाहती थी कि रात के 2 बजे भी अगर ख़बर आ रही है तो मैं वहाँ पर तैयार होके और बाल बना के और इस तरह से मैं टेबल चेयर लगा के बैठ जाऊँ तो वो बड़ा आर्टिफिशियल लगेगा। मैं अभी भी ये देखें बेड पे बैठी हुई हूँ और जहाँ मुझे मतलब समझ लें कि ख़बर आप तक पहुंचना ज़रूरी है। मेरा अच्छा लगना बुरा लगना ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि पीछे फ्रेम क्या आ रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं किस चीज़ के ऊपर बैठ के वीडियो बना रही हूँ। ये ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने मोबाइल फ़ोन से, कभी कैमरे से, जिससे भी मुझे अच्छा लगता था मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती गई और फिर फाइनली मैंने उन लोगों को डिनाई कर दिया, उनसे माजरत की। कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी हुए कि मैंने उनके लिए काम नहीं किया, लेकिन मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद सिर्फ ये था कि जो बेहतरीन तरीके से रिसर्च करके मैं आप लोगों के लिए अपने घर से बैठ के बात कर सकती हूँ, जितनी रिलैक्स रह के मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ, जितने अच्छे तरीके से मैं कामली आप लोगों के लिए काम करूँगी, उतना ही मेरे लिए बेहतर होगा, बजाय इसके कि मैं फिर से अपने वर्किंग आवर्स जो हैं वो डिवाइड करूँ या डेडिकेट करूँ या मैं जाऊँ आऊँ। तो अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है और आप यकीन कीजिए कि मैं जिस तरह हम लोग फैमिली में बैठे होते हैं, तो जो हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं हम उन्हें ड्राइंग रूम में नहीं बिठाते, हम लॉन्च में बैठे होते हैं, बेडरूम में बैठे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मैं आप लोगों के साथ बातचीत करती हूँ, बिल्कुल कैजुअली। और मेरा मकसद होता है कि ख़बर आप तक पहुंचाना, व्लॉग आप तक पहुंचाना, अपना लाइफस्टाइल आप तक पहुंचाना और साथ साथ स्टोरी नरेट करना। और वो लोग जिनको ये भी नहीं पता था कि मेरा एक ब्यूटी चैनल भी है और फिटनेस से रिलेटेड है, तो फिर से बता रही हूँ कि बनाओ सिंगार विद ज़ुनैरा माहम के नाम से अभी नया चैनल है। उसको भी आप लोगों का उतना ही प्यार और उतनी ही सपोर्ट चाहिए जितनी कि आप इस चैनल को दे रहे हैं। और मैं एक और आपको बात बताऊं कि पहले मैं इसको सीरियसली इतना नहीं ले रही थी, मैं समझ रही थी कि बस नॉर्मली कभी वीडियो बनाया कभी नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन अब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ये चैनल है। और यकीन कीजिए, आई स्वेयर, मैं कसम खा के कहती हूँ कि जितना मज़ा मुझे यूट्यूबिंग में आ रहा है इतना मज़ा मुझे आज तक लाइफ में किसी काम का नहीं आया। यानी बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं किसी चैनल पे आप क्यों नहीं जा रही हैं, आप रीजॉइन क्यों नहीं कर रही हैं, लेकिन यकीन करें कि घर पे बैठे हुए आप लोगों से बातचीत करना, कैजुअल रहना, घर की लाइफ को एंजॉय करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं काम ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह और बहुत अच्छा काम करूँगी और जैसे जैसे काम करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी मेरे काम या ड्रामाज या इस तरह की चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह दूसरे चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वहाँ पे लाइट जो लाइफस्टाइल है वो शेयर करूँगी। तो इस तरह से मैं एक यूट्यूबर बन गई और इस तरह से आप लोगों ने मेरा जर्नी डिसाइड किया कि मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल एनालिसिस लेकर आऊँ। और आज मैं फिर से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों के मान का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अलॉट। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है कि देखिए, जब भी मैं किसी पर्सनैलिटी के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी शख्स के बारे में बात करती हूँ तो मेरी एक नेचर है और ये चीज़ मैंने जियो से सीखी है, मैंने अपने बड़ों से सीखी है, मैंने अपने रिसर्चर से सीखी है, अपनी टीम के लोगों से सीखी है। हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे ज़िशान हुसैन साहब, उनकी एक नेचर थी कि वो कहते थे कि बिना रिसर्च के आप काम नहीं कर सकते। अगर ख़बर के बारे में आपको पता ही कुछ नहीं और आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको काम करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपको इसके बारे में पता ही कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने अपनी टीम से सीखी कि जब भी किसी पर्सनैलिटी के बारे में मैं बात करती हूँ ना, तो मैं पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च करती हूँ। अब ऑब्वियसली हर इंसान के घर के अंदर तो हम जाके नहीं देखते, उसके बारे में विकिपीडिया से या जो भी हमें ख़बरें मिलती हैं या इर्द गिर्द के जर्नलिस्ट से या हमारे जो सोर्सेज होते हैं उनसे, और बाज़ दफ़ा हम उस पर्सनैलिटी को डायरेक्ट कॉल भी करके पूछ लेते हैं कि भाई इस हवाले से आप तस्दीक करना चाहते हैं, तरदीद करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो मैं जब भी किसी पर्सनैलिटी के बारे में बताती हूँ तो मैं उसकी पूरी रिसर्च करती हूँ। अब जब मैं उस इंसान का पूरा, उसे क्या कहते हैं, वो लफ्ज़ हमेशा ही गलत बोलती हूँ, कट्ठा चट्ठा या चट्ठा कट्ठा जो भी कहते हैं, जब भी उस इंसान की बायोग्राफी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो मैं उस इंसान के बारे में सब कुछ बताती हूँ कि उसका पास्ट क्या था, उसका प्रेजेंट क्या है। और यही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक असूल होता है कि आपने जिस पर्सनैलिटी के ऊपर या जिस भी टॉपिक के ऊपर आपने बात करनी है, उसके पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक या उसके फर्स्ट एक्सपीरियंस से लेकर लास्ट एक्सपीरियंस तक या उसके फर्स्ट डे से लेकर आपने उसको रिपोर्ट करना होता है, आपने उसको बताना होता है। जब तक आपकी सब्जेक्ट पे, आपकी उस टॉपिक पे, उस पर्सन पे कमांड ही नहीं है, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है,
तो कैसे आप उसके बारे में कोई भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग काइंडली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया करें और इस चीज़ से इज्तनाब किया करें, क्योंकि खुदा न खास्ता मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगता है कि मैं नाउज़ुबिल्लाह किसी की चुगली नहीं करना चाहती, बट जब आप चाहते हैं कि एक ख़बर आप तक पहुंचाई जाए तो मैं ये चाहती हूँ कि उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा जी, एक और बात ये कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम कोई ख़बर आप तक पहुंचाते हैं लेकिन वो ख़बर ऑथेंटिक नहीं होती और बाद में पता चलता है कि वो ख़बर गलत थी। लेकिन मेरा ये असूल है कि अगर कोई ख़बर गलत हो तो आप यकीन करें कि मैं उसके हवाले से अपोलोजाइज़ भी करती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे वो बिल्ली वाली एक ख़बर आई थी और हुआ ये था कि वो हमारा जो एडिटर है, जिसको अब हमने हायर किया हुआ है स्पेशली जो आप लोगों के लिए वीडियोस एडिट करता है, उसने गलती से सोशल मीडिया से एक तस्वीर लेकर एक लड़के की लगा दी थी, जो कि बाद में हमें पता चला कि वो लड़का नहीं था। और क्योंकि मैंने जो डिबेट की थी उसमें जो मैंने बात की थी वो तो मैंने अपना नैरेटिव लोगों के साथ शेयर किया था कि इस हवाले से मैं क्या सोचती हूँ, लेकिन क्योंकि वो गलत तस्वीर लग गई थी और उस लड़के के वालिद साहब ने मुझसे कांटेक्ट किया था और मुझे मैसेजेस किए थे उन्होंने, तो उसके फ़ौरन बाद मैंने उस वीडियो को अपनी टाइमलाइन से और अपने यूट्यूब चैनल से हटा दिया था, उसको मैंने डल कर दिया था। अच्छा जी, इसके अलावा एक और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि आप मेरे सोशल मीडिया फैमिली हैं, तो ये बात कि मैंने ये वीडियो अपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर क्यों नहीं बनाया और 1,50,000 होने पे क्यों बनाया। दरअसल जब मेरे सब्सक्राइबर्स थे तकरीबन 90,000 प्लस, तो मैं उसी वक्त से तैयारी करके बैठी हुई थी कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें जो थी वो प्लान की हुई थी कि मैंने सोचा हुआ था कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करूंगी कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं और मैं बेहद खुश थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने थंबनेल तक बना के रखा हुआ था, पहले से चीज़ें डिज़ाइन करके रखी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी ज़िंदगी के सबसे कीमती शख्स यानी कि मेरे नाना अबू, मेरे ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और जिस दिन मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए उस दिन हम लोग हॉस्पिटल में थे उनके पास, और फिर उनकी डेथ हो गई और 4 महीने तक मैं उस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकली। मैं बहुत तकलीफ़ में थी। हालाँकि मैं बाद में कुछ वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रही, लेकिन मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड था वो बहुत डिप्रेस थी मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी और उनके हवाले से मैंने उनके कुछ वीडियोज़ भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जिसमें मैंने आपको दिखाया था बहुत तकलीफ़ देह अमल था, बहुत ज़्यादा जब कोई अपना जाता है तो आपको सच में उस वक़्त पता चलता है कि किसी अपने के और किसी ऐसे अपने के जाने में जिससे आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार होता है, उसका आपकी ज़िंदगी से जाने का क्या मतलब होता है। मैं सोचती थी कि शायद वक्त के साथ साथ मैं भूल जाऊंगी, लेकिन मैं उनको नहीं भूल पाई। एक तरफ खुशी थी कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, अपनी खुशी आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करूं, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने वो मौका मुझे नहीं दिया और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये उन्हीं की दुआएं हैं। आज अगर मैं कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ रही हूँ तो यकीनन ये उन्हीं की दुआएं हैं, और आज 1,50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पे अपनी ये खुशी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आइंदा भी आप लोग मुझे इसी तरह से प्यार और एप्रिसिएशन देते रहें। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी ख़बर आप तक आए या पहुँचाऊँ उसके ऊपर वो वेल रिसर्च्ड हो, उसके बारे में चीज़ें मैंने कंफर्म की हों, और मैं करती हूँ अपनी तरफ से जो मेरी ज़िम्मेदारी है मैं उसको पूरा करती हूँ। बाज़ दफ़ा अगर 100 न्यूज़ है और उसमें से 99 ठीक है और 1% गलत निकल आती है, या उसमें थोड़ा बहुत झोल आ जाता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो मेरे अंदर इतना भी हौसला है कि मैं उसके हवाले से आपसे अपोलोजाइज़ भी कर सकती। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डिटेल बहुत लंबी थी लेकिन ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करना चाहती थी, क्योंकि ये 1 लाख सब्सक्राइबर्स से लेकर 1,50,000 के बीच जो इतना लंबा गैप था, उसके बीच की ये सारी कहानी थी जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। आइंदा भी मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए जो लोग फ़र्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन होता है ना उसको ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक आएँ, क्योंकि इस तरह ये होता है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशंस आप तक नहीं आ सकते। और मेरा जो दूसरा चैनल है जो ब्यूटी, फिटनेस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, बनाओ सिंगार विद ज़ुनैरा माहम, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप करना चाहें तो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।